इस डरा देने वाली कहानी की शुरुआत होती है रॉन नाम के एक लड़के से, जो कि एक लेबोरेटरी में काम किया करता था। रॉन हमेशा की तरह लेबोरेटरी में आता और वहाँ की सारी चीजों को साफ करता। अब यहाँ रॉन मिरर के थ्रू देखता है कि एक वैज्ञानिक अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसीलिए रॉन उस वैज्ञानिक को देखकर थोड़ा सा डिस्टर्ब करने लगा था। लेकिन वो वैज्ञानिक इस बात से बिल्कुल भी अनजान अपने एक्सपेरिमेंट में लगा रहता है, जिसके बाद रॉन भी वहाँ से लेबोरेटरी साफ करने के लिए चला गया था। अब वो वैज्ञानिक वेंडिंग मशीन में कुछ पैसे डालकर खाने की चीज बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर अफसोस शायद वेंडिंग मशीन खराब हो चुकी थी, जिससे कि खाने का कोई भी कैन बाहर ही नहीं आता। अब यहाँ रॉन साफ सफाई करते हुए रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर एक पेशेंट को रखा गया था। रॉन ने देखा कि उस पेशेंट की पूरी बॉडी नीली पड़ चुकी है, साथ ही साथ उसकी बॉडी के नर्व्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ रॉन उस पेशेंट के साथ भी थोड़ा सा मजाक कर रहा था, लेकिन अब गलती से रॉन का हाथ पास ही में मौजूद लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर पड़ जाता है, जिससे कि मशीन के अंदर रेड लाइट जलने लगी थी। उस पेशेंट की हार्ट वेव्स एकदम सीधी होने लग जाती है। रॉन तो बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसकी वजह से ये पेशेंट अब मर चुका है। रॉन तो तुरंत उस पेशेंट के ऊपर चढ़ के सीपीआर देने लग जाता है। डरा देने वाली बात ये हुई कि रॉन के दोनों हाथ उस आदमी के चेस्ट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पेशेंट अब जिंदा हो चुका था, जो एकदम गुस्से में उठकर रॉन के ऊपर हमला कर देता है। रॉन तो अपनी जान बचाकर तुरंत ही वहाँ से भागने लगा था, क्योंकि शायद ये पेशेंट अब ज़ॉम्बी बन चुका है। लेकिन आखिर ये सारी चीजें अचानक कैसे हो गई, ये तो रॉन को भी नहीं पता था। रॉन तो लगातार उस वैज्ञानिक से मदद मांगने की कोशिश करता है, जो अभी भी वेंडिंग मशीन से खाना निकालने की कोशिश कर रहा था, पर अफसोस उस खतरनाक ज़ॉम्बी ने रॉन को पकड़कर मार दिया था। थोड़ी देर बाद रॉन भी इन्फेक्टेड होने के कारण एक ज़ॉम्बी बन जाता है, जो उस मासूम प्रोफेसर के पास आकर उसे भी काटने लगा था। अब हमें दूसरी तरफ स्काउट बॉयज की एक टीम दिखाई जाती है, जो अपने आप को बहुत ही अच्छे शिकारी मानते थे। उन तीनों लड़कों का नाम बैन, कार्टर, ऑगी होता है। वो तीनों तो अपने टीम के लीडर रॉजर के साथ एक वीडियो शूट कर रहे थे, जिसके अंदर वो सब अपने शिकार करने की तकनीक दिखा रहे थे। दरअसल अपने इन बहादुरी से भरे हुए वीडियोस को दिखाकर वो सब और भी स्टूडेंट्स को टीम के अंदर ज्वाइन कराना चाहते थे, इसीलिए वो सब अजीब से अजीब चीजें परफॉर्म करते थे, जिससे कि बाकी स्टूडेंट और लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। अब यहाँ रॉजर बता रहा था कि ऑगी के बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के कारण उसे अब स्काउटिंग के हायर बैच से सम्मानित किया जाएगा, इसीलिए वो सब आज रात कैंपिंग करेंगे। अब यहाँ पर बैन और रॉजर गाड़ी से कहीं पर जाते रहते हैं। उन दोनों की बातों से ये लग रहा था कि वो स्काउटिंग हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन दोनों ने सिर्फ और सिर्फ ऑगी की वजह से ही इस टीम को ज्वाइन किया था। दरअसल कुछ साल पहले ऑगी के फादर इसी तरीके की स्काउटिंग की जॉब करते हुए मारे गए, और तब से ही उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो ऑगी को सपोर्ट करने के लिए स्काउटिंग की टीम को ज्वाइन करेंगे। लेकिन कार्टर बैन को कह रहा था कि हम स्काउट बॉय में बहुत ही ज्यादा बच्चे लगते हैं, आज तक हमने एक भी लड़की को डेट नहीं किया, इसीलिए अब मुझे यहाँ से आजाद होकर अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है। एक तरह से बैन को भी कार्टर की बात ठीक लग रही थी। आखिर वो भी स्काउटिंग टीम में कब तक रहेगा, जहाँ पर बहुत ही कम लोग मौजूद थे। पर साथ ही साथ बैन ऑगी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो दोनों इन सारी चीजों के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी बैन का ध्यान भटक गया था, और अब अचानक उनकी कार के सामने एक हिरन आ जाता है, जिसकी बैन की कार से बहुत ही बड़ी टक्कर हो जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद बैन और कार्टर ने अपनी कार रोकी और उस हिरन को देखने चले गए, पर अब काफी देर हो चुकी थी। वो हिरन तो बहुत ही ज्यादा घायल होकर अब मर चुका था। बैन को इस बात से बहुत ही बुरा लग रहा होता है। उनकी टक्कर इतनी ज्यादा तेज हुई थी कि कार के टायर्स भी पंक्चर हो जाते हैं, और अब कार्टर और बैन यहाँ पर तो फंस चुके थे। कई घंटे तक वेट करने के बाद वहाँ पर कार्टर की बहन कैंडल अपनी कार लेकर आ जाती है। कैंडल जब स्टाइल में अपने कार से बाहर निकली, तब बैन उसे देखता ही जा रहा था, जैसे कि उसे कैंडल से वन साइडेड लव हो गया हो। पर तभी कैंडल का बॉयफ्रेंड बैन के ऊपर बॉल मारकर उसे होश में लाता है। कार्टर ने अपनी बहन कैंडल को सारी चीजें बताई कि कैसे उनकी कार का एक्सीडेंट एक हिरन के साथ हो गया और अब उनकी कार पंक्चर हो चुकी है। कैंडल तो अब सोच रही थी कि वो अपने भाई की मदद कैसे कर सके, पर यहाँ कार्टर तो कार के पास आकर कैंडल की एक फ्रेंड के साथ फ्लर्टिंग करने लग गया था। कार्टर कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, स्पेनिश क्लास में मैं तुम्हारे पीछे ही बैठा करता था। कैंडल की दोस्त कार्टर को एक बच्चा बोलकर यहाँ से जाने के लिए कहती है, जिससे कि कार्टर का मूड ऑफ हो गया था। अब यहाँ कैंडल बेन से पूछती है कि आखिर वो मरा हुआ हिरन कहाँ पर मौजूद है। बेन ने बताया कि ठीक हमारे पीछे, लेकिन बेन जब उस मरे हुए हिरन को दिखाने गया तब उसे पता चला कि वो हिरन वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। हिरन वहाँ
वहाँ से गायब था। बेन ने सोचा कि शायद उस हिरन के अंदर जान मौजूद थी, जिसके बाद वो जंगल के अंदर भाग गया। लेकिन बेन ने अपनी आंखों से खुद देखा था कि उस हिरन की मृत्यु हो चुकी थी, पर आखिर वो इस तरीके से कैसे जंगल के अंदर भाग सकता है। कार्टर अब पता नहीं क्यों थोड़ा सा खुश लग रहा था। वहीं कैंडल और उसके बाकी दोस्त कार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कार्टर ने बताया कि मेरी बहन कैंडल ने हम दोनों को एक बहुत ही बड़ी नाइट पार्टी में इनवाइट किया है, जो कि आज रात होने वाली थी। कार्टर इसीलिए एक्साइटेड था क्योंकि वो सब जूनियर होते हैं, उन्हें सीनियर्स की पार्टी में जाना अलाउड ही नहीं होता। लेकिन यहाँ बेन लगातार यही सोच रहा था कि आखिर वो हिरन जिंदा कैसे हुआ। अब वो दोनों कैसे भी कार के पंक्चर को ठीक करके शहर में आ जाते हैं। बेन कार्टर को याद दिला रहा था कि आज ऑगी को सम्मानित किया जाने वाला है, इसीलिए आज तो हमें कैंपिंग के लिए जाना था, फिर हम उस नाइट पार्टी में कैसे जा पाएंगे। कार्टर बताता है कि सबसे पहले हम ऑगी के साथ ही रहेंगे, लेकिन उसके सोने के बाद हम चोरी चुपके बिना किसी को बताए नाइट पार्टी में आ सकते हैं। बेन भी कार्टर के इस बात से राजी हो जाता है। अब हमें वहाँ जंगल में उन्हीं की टीम का लीडर रॉजर दिखाया जाता है, जो वहाँ पर कैंपिंग के लिए जगह ढूंढ रहा था। रॉजर ने जब वहाँ जाकर देखा तब उसके सामने वही खतरनाक हिरन आ गया था, जो पूरा का पूरा एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका होता है। उस हिरन ने तो लगातार रॉजर के ऊपर चढ़ के उसे काटने की कोशिश की, पर लकीली रॉजर के हाथ में एक चाकू था, जिसकी मदद से वो डायरेक्टली हिरन के आंख में मार देता है, जिससे कि वो ज़ॉम्बी वाला हिरन वहीं पर गिरकर मर गया, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। रॉजर सोच रहा था कि अब वो यहाँ से निकलकर बच जाएगा, पर तभी उसके पीछे से वही वैज्ञानिक आ जाता है जो ज़ॉम्बी बन चुका था। उसने तो देखते ही देखते रॉजर के ऊपर हमला करके उसे काट लिया था, यानी कि अब रॉजर का भी काम तमाम हो चुका है। अब यहाँ बेन और कार्टर अपने कैंपिंग की सारी चीजें लेने के लिए एक स्टोर में आ गए थे, पर उन्हें इन सारी चीजों के साथ बियर चाहिए थी, लेकिन अंडर एज होने के कारण उन्हें कोई बियर देगा नहीं। इसीलिए कार्टर भिखारी को कुछ पैसे देता है ताकि वो अंदर जाकर बियर लेके आ सके। हालांकि वो भिखारी अंदर चला गया था, लेकिन वो कार्टर के पैसों से बियर के अलावा और सारी चीजें लेने लग जाता है। कार्टर तो तुरंत ही अंदर जाकर उसे रोकने लगा था। अब यहाँ अचानक बेन से लिया नाम की एक लड़की टकरा गई थी। लिया को अब बेन और कार्टर के थोड़े प्रॉब्लम के बारे में पता चला, इसीलिए वो उन दोनों के लिए अंदर जाकर कुछ बियर्स लेकर आ जाती है। बेन और कार्टर इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, पर अब लिया उन्हें अलविदा कहकर अडल्ट बार में चली जाती है। हालांकि उन दोनों को भी अडल्ट बार में बहुत पहले से जाना था, लेकिन वहाँ पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड तो लगातार बेन और कार्टर को घूरने लग जाता है। वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा डर गए थे, इसीलिए वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ कैंपिंग के सारे सामान इकट्ठा करने के बाद वो दोनों जाकर ऑगी से मिलते हैं। ऑगी आज की पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। तभी बेन ने ऑगी से पूछा कि आखिरकार रॉजर कहाँ पर है। ऑगी जवाब देता है कि शायद से वो जंगल में एक अच्छा स्पॉट को ढूंढ रहे होंगे, इसीलिए हमें मिलकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब यहाँ कई घंटों तक चलने के बाद उन्हें रॉजर तो नहीं मिलता, लेकिन एक अच्छी जगह मिल जाती है जहाँ पर वो अपनी कैंपिंग कर सकते थे। वो तीनों तो आग जलाकर खाना पकाते हैं और बियर पीकर काफी सारी मजे करते हैं। रात होने पर जब वो तीनों सो गए थे, तब कार्टर बेन को उठाकर उस नाइट पार्टी में चलने के लिए कहता है। वो दोनों तो अब साथ में ऑगी को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने लगे थे, पर तभी बेन को जमीन पर एक चाकू पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये और किसी का नहीं बल्कि रॉजर का था। लेकिन यहाँ बेन और कार्टर थोड़े से सोच में पड़ गए थे, क्योंकि रॉजर अपने चाकू को इस तरीके से अपने से दूर नहीं करता था। अब वो दोनों इन सारी बातों को इग्नोर करके कार में बैठकर जाने ही लग जाते हैं। तभी उनके सामने ऑगी आ चुका था। दरअसल ऑगी को ये बात पहले से ही पता थी कि बेन और कार्टर नाइट पार्टी में जाने वाले हैं। अब सारी पोल खुली चुकी थी, इसीलिए कार्टर और बेन ऑगी को बताते हैं कि वो दोनों हमेशा के लिए स्काउट की टीम को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों में वो दोनों खुश नहीं हैं। जब ऑगी ने उन दोनों के मुंह से ये बात सुनी तब वो काफी ज्यादा निराश हो चुका था। ऑगी तो बेन और कार्टर से बात किए बिना ही वहाँ से जाने लग जाता है। वहीं कार्टर की बड़ी बहन कैंडल, जो कि नाइट पार्टी में मजे कर रही थी, उसे अपने भाई और बेन की चिंता होने लग जाती है कि वो दोनों अभी तक क्यों नहीं आए। लेकिन कैंडल का बॉयफ्रेंड तो उसका ध्यान भटकाकर पार्टी में मजे करने लग जाता है। अब हमें बेन और कार्टर को दिखाया जा रहा था, जो कार की मदद से उसी स्टोर के पास आ गए थे। बाहर निकलने के बाद बेन ने देखा कि स्टोर के शीशे टूटे हुए हैं। आखिर ऐसा कौन कर सकता है?
तभी कार्टर बेन को बताता है कि उस अडल्ट बार के यहाँ से सिक्योरिटी गार्ड हट चुका है और ये अच्छा मौका था उन दोनों के लिए अंदर जाकर देखने का। इसीलिए बेन और कार्टर बिना कुछ सोचे समझे अंदर चले गए थे अडल्ट बार को देखने के लिए। हालांकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी भी कार्टर बैठकर इन सारी चीजों का फील कर रहा था। तभी अचानक उस रैंप पे बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी आ जाती है, लेकिन बाद में कार्टर और बेन को पता चला कि वो लेडी एक ज़ॉम्बी है, जिससे डर कर वो दोनों भागने लगे। और अब तो उस अडल्ट बार का सिक्योरिटी गार्ड भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था, जो उन दोनों का लगातार पीछा करता रहता है। कार्टर तो अपनी जान बचाने के लिए एक बेंच के पीछे छुप जाता है और वहीं बेन बाथरूम में चला गया था, लेकिन वो ज़ॉम्बी बेन का पीछा करते करते वहां तक पहुंच गया था। तभी सही समय पे वहां लिया आकर बंदूक की मदद से ज़ॉम्बी के सर को उड़ा देती है। वहां कार्टर ने भी उस ब्यूटीफुल लेडी के ज़ॉम्बी को भी मारकर खत्म कर दिया था। और अब बेन, लिया, कार्टर जल्द से जल्द उस अडल्ट बार से बाहर निकलते हैं। लिया ने उन दोनों को बताया कि किसी वजह से यहाँ के सारे लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगे हैं, इसीलिए हमें जल्द से जल्द पुलिस वालों के पास जाना होगा मदद के लिए। लेकिन अब लिया देखती है कि उनके पास कुछ ज़ॉम्बीज आने लगे हैं, इसीलिए वो अपनी शॉटगन की मदद से ज़ॉम्बीज को हेडशॉट देते जा रही थी। पर इतनी ज्यादा आवाज आने की वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। अब यहाँ वो तीनों जल्द से जल्द कार में बैठकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से कार का एक टायर बाहर निकल जाता है, यानी कि वो तीनों अब यहाँ से भाग नहीं सकते। तभी लिया अपनी गन की मदद से लगातार ज़ॉम्बीज को मारते जा रही थी। वहीं कार्टर और बेन गाड़ी के टायर को लगाने में बिजी थे, लेकिन कुछ समय बाद ही लिया की शॉटगन की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं, इसीलिए अब वो सारे ज़ॉम्बी पर डायरेक्टली वार करने लगी थी। कुछ ही देर के अंदर उनकी कार ठीक हो जाती है और वो तीनों बैठकर जल्द से जल्द यहाँ से निकल चुके थे। अब हमें दूसरी तरफ ऑगी दिखाया जाता है, जो अपने लीडर रॉजर के घर पर आ चुका था। ऑगी को लग रहा था कि शायद रॉजर अपने घर पर तो मौजूद होगा ही। लकीली रॉजर अपने घर पर ही था, लेकिन वो भी अब खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। रॉजर ने तो तुरंत ही ऑगी को देखते ही उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। ऑगी तो अपनी जान बचाकर पूरे घर में भागने लग जाता है। ऑगी तो छुपने के लिए एक जगह पर आ गया था, लेकिन रॉजर का ज़ॉम्बी उसे छोड़ता ही नहीं। तभी ऑगी ने स्प्रे और आग की मदद से बहुत ही बड़ी आग की लपटें बना दी, जिसे कि वो रॉजर के मुंह पर मार देता है। और अब ऑगी ने अपने लीडर रॉजर को पकड़कर उसे कुर्सी पर बांध दिया था, जिसके बाद ऑगी अपनी जान बचाकर वहां से चला जाता है। अब दूसरी तरफ लिया, बेन और कार्टर पुलिस स्टेशन के पास पहुंच गए थे। वो तीनों जल्द से जल्द पुलिस वालों से मदद मांगने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन वहां पर भी कोई मौजूद नहीं था। उन्होंने सबसे पहले पुलिस स्टेशन का दरवाजा बंद किया, जिससे कि बाकी ज़ॉम्बीज अंदर ना आ सकें। लेकिन दुख की बात ये थी कि अब पुलिस ऑफिसर्स भी ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं, जो लगातार उन तीनों की मदद करने के बजाय उनके ऊपर हमला करते जा रहे थे। बेन और कार्टर भी लिया की मदद करते हैं उन ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने के कारण उन्हें एक सेफ जगह पर जाके छुपना पड़ता है। उन तीनों ने अपने आप को एक लॉकअप के अंदर बंद कर दिया था, जिसके अंदर ज़ॉम्बीज नहीं आ सकते थे, यानी कि जब तक वो तीनों लॉकअप में रहेंगे तब तक जिंदा रहेंगे। सारे ज़ॉम्बीज तो लॉकअप के चारों तरफ खड़े होते हैं उन तीनों को अपना डिनर बनाने के लिए, लेकिन लिया ने कहा कि हम यहीं पर रुकने वाले हैं। बेन लिया और कार्टर को बता रहा था कि हमारा दोस्त ऑगी भी अब बहुत ज्यादा खतरे में है, इसीलिए हमें उसे भी बचाना होगा। अब पुलिस स्टेशन के बाहर रखी हुई कार के अंदर म्यूजिक सिस्टम बजने लग जाता है, जिसकी आवाज सुनकर वो सारे ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होने लगे थे। उन ज़ॉम्बीज के वहां से जाने के बाद बेन, कार्टर और लिया के पास मौका होता है लॉकअप को ओपन करके यहाँ से भागने का, लेकिन उसका दरवाजा तो अब लॉक हो चुका था। अब हमें ऑगी दिखाया जाता है, जो उसी पुलिस स्टेशन की तरफ आ रहा था, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ेगा, इसीलिए वो चारों अब दूसरी तरफ निकल पड़ते हैं। पर तभी सुनसान सड़क पर उन्हें एक दूसरा ज़ॉम्बी मिलता है, लेकिन ऑगी यहाँ पर उससे डरता नहीं। वो तो ज़ॉम्बी के पास जाकर अलग अलग टाइप के जानवरों की आवाजें निकालने लगा था। ताज्जुब की बात ये होती है कि वो ज़ॉम्बी भी सेम टू सेम ऑगी की नकल कर रहा होता है। ऑगी और कार्टर तो बड़े मजे से गाना गाने लगे थे, जिसपे वो ज़ॉम्बी पता नहीं क्यों नाच रहा था। पर अगले ही मोमेंट में एक मिलिट्री ऑफिसर वहाँ आकर ज़ॉम्बी के सर में वार कर देता है, जिससे कि अब वो प्यारा सा ज़ॉम्बी मर चुका था। ऑफिसर उन चारों लोगों को अपनी वैन में बिठाकर एक सेफ जगह पे लेके जाने लगता है। ऑफिसर ने उन चारों को बताया कि शहर के अंदर एक ऐसा अनजान वायरस फैला है, जो सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि लगातार जानवरों को भी इन्फेक्टेड करते जा रहा था।
अब यहाँ कार्टर ऑफिसर से पूछता है कि लेट नाइट पार्टी में मौजूद सभी लोग अच्छे हैं कि नहीं, लेकिन ऑफिसर को कार्टर की बहन कैंडल और नाइट पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए अब कार्टर के कहने पर ऑफिसर उस जगह पर जाने लग जाता है जहाँ पर उसकी बहन मौजूद थी। पर कार्टर को पता चला कि यहाँ पर तो कोई नाइट पार्टी चालू ही नहीं है, यानी कि कैंडल के बॉयफ्रेंड ने उसे गलत एड्रेस दिया। अब यहाँ लिया ने नोटिस किया कि ऑफिसर के हाथ पर किसी ज़ॉम्बी ने काटा है, यानी कि वो कभी भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ देरी किस बात की थी, वो ऑफिसर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होके लिया को काटने के लिए आ गया था। लेकिन ऑगी, बेन, कार्टर तुरंत ही वहाँ आकर लिया की मदद करते हैं और उस ऑफिसर वाले ज़ॉम्बी को मार गिराते हैं। यहाँ कार्टर को कैसे भी करके अपनी बहन कैंडल की जान बचानी थी, इसीलिए वो कहता है कि शायद मेरी बहन ने अपनी डायरी के अंदर एड्रेस लिखा हो नाइट क्लब का, क्योंकि वो छोटी से छोटी बात भी अपने डायरी के अंदर लिखती थी। इसीलिए अब वो चारों लगातार ज़ॉम्बी से बचते हुए कैंडल के घर पर आ जाते हैं। पर उन सभी को इस बात का जरा भी आइडिया नहीं था कि उसके आस पड़ोस वाले भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं, जिन्होंने उन सभी को आते हुए देख लिया है। कार्टर और उसके दोस्त कैंडल की उस डायरी को ढूंढने लगे थे जिसके अंदर वो हमेशा मेंशन किया करती थी। तभी यहाँ घर के नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है। ऑगी और कार्टर तो बड़ी हिम्मत करके नीचे चले गए थे। वहाँ एक ज़ॉम्बी होती है जो कि पड़ोस में रहा करती थी। ऑगी और कार्टर तो साथ मिलकर उस बूढ़ी ज़ॉम्बी से फाइट कर रहे थे, लेकिन अब देखते ही देखते बाकी ज़ॉम्बीज भी खिड़की को तोड़कर अंदर आ रहे थे। इतनी घमासान लड़ाई झगड़ों में उस बूढ़ी ज़ॉम्बी के दांत ही टूटकर निकल जाते हैं। पर अब उस बूढ़ी ज़ॉम्बी ने तो कार्टर को पकड़ लिया था, जो उसका पैंट ही उतार देती है। वो बूढ़ी ज़ॉम्बी तो कार्टर की बम पर ही काट रही थी, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि उस ज़ॉम्बी के दांत टूटकर निकल गए होते हैं, जिससे कि कार्टर इन्फेक्टेड नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ बेन और लिया एक कमरे में मौजूद थे जो कैंडल की डायरी ढूंढ रहे होते हैं। तभी बेन ने लिया से बताया कि वो कैंडल को बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन वो उसे ये बात कैसे बताए समझ में नहीं आता। लिया बेन को एडवाइस देती है कि तुम्हें अपने दिल की बात जल्द से जल्द कैंडल को बता देनी चाहिए। और अब तो बेन को थोड़ा सा सहमा हुआ देखकर लिया उसे किस करना सिखाती है, लेकिन उन दोनों को जरा भी आइडिया नहीं था कि नीचे ऑगी और कार्टर किस हालत में मौजूद हैं। हालांकि अब ज्यादा आवाज आने पर वो दोनों भी नीचे आ गए थे, लेकिन घर में बहुत सारे ज़ॉम्बीज के घुसने की वजह से वो चारों ऊपर के कमरे में चले जाते हैं। बेन यहाँ पर बचने के लिए खिड़की जैसे ही खोलता है, तभी पता चला कि वहाँ पर भी एक ज़ॉम्बी है जिसने कि बेन को पकड़ लिया था। बेन तो बड़ी मुश्किल से ज़ॉम्बी से अपना पीछा छुड़ाता है। चौंका देने वाली बात ये थी कि बागीचे में एक बड़ा सा ट्रैम्पोलिन लगा था, जिसके ऊपर वो सारे ज़ॉम्बीज कूदते हुए बेन और उसके बाकी दोस्तों को खाना चाहते थे। पर अब लिया ने हिम्मत करके डिसाइड किया कि वो इस ट्रैम्पोलिन पर कूदकर दूसरी तरफ चले जाएंगे। सभी लोग एक एक करके ऐसा करने लग जाते हैं। तभी अचानक बेन को कैंडल की वो डायरी दिख गई थी, जिसे कि वो लाने के लिए घर के अंदर चला जाता है। और अब तो सिर्फ वही बाकी था दूसरी तरफ जाने के लिए। लेकिन अब तो उस ट्रैम्पोलिन पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं जो बेन का इंतजार कर रहे थे। बेन अब जाता भी तो कहाँ जाता। तभी लिया बेन की जान बचाने के लिए बाकी ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाती है। और अब ट्रैम्पोलिन खाली होने के कारण बेन वहाँ पर कूदकर दूसरी तरफ चला गया था। वो चारों अपनी जान बचाकर पड़ोस वाले घर के अंदर चले गए थे। ये वही घर होता है जहाँ पर वो ज़ॉम्बी बूढ़ी औरत रहा करती थी। तभी अचानक ऑगी के पीछे एक बिल्ली दिखाई जाती है, जो नॉर्मल बिल्ली नहीं थी, बल्कि वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी होती है। यानी कि उन लोगों को ज़ॉम्बी बिल्लियों से भी बचना होगा। वो चारों तो कैसे भी अपनी जान बचाकर घर को लॉक करके बाहर निकल जाते हैं। अब वो चारों जैसे ही भागने के लिए कार में बैठे, तभी उनके सामने उनका लीडर रॉजर खड़ा होता है। बेन, कार्टर, ऑगी ने एक भी बार नहीं सोचा रॉजर को बचाने के लिए। वो तो डायरेक्टली कार को भगाते हुए रॉजर को उड़ा देते हैं। अब हमें पता चला कि इस पूरे सिटी में जिस तरीके से ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं, इसीलिए मिलिट्री फोर्सेस ने डिसीजन लिया है कि वो इस पूरी जगह को ब्लास्ट कर देंगे। कार्टर को भी डायरी की मदद से पता चल गया था कि उसकी बहन कैंडल कौन से नाइट पार्टी में मौजूद है। लिया ने बेन को बताया कि मैं जल्द से जल्द मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुंच के उन्हें धमाका ना करने के लिए कहती हूँ और तुम सब जाकर कैंडल को बचाओ। वहीं दूसरी तरफ नाइट पार्टी की तरफ भी अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज बढ़ने लगे थे। सबसे पहले ज़ॉम्बीज का शिकार होती है कैंडल की वो दोस्त, जिसके ऊपर कार्टर लाइन मार रहा था। अब यहाँ कैंडल को तो अपने भाई और उसके दोस्तों की फिक्र होने लगी थी। वो जाकर अब देखना चाहती थी कि उसका भाई कहाँ मौजूद है।
तभी कैंडल के बॉयफ्रेंड ने ये बताया कि उसने कार्टर को गलत एड्रेस दिया था। कैंडल इस बात से गुस्सा होकर अपने बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मार के वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन जैसे ही कैंडल ने दरवाजा ओपन किया, सामने से बहुत सारे ज़ॉम्बीज भागते हुए आ रहे थे और अब देखते ही देखते उस नाइट क्लब में ज़ॉम्बीज पूरी तरीके से फैल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें बेन, ऑगी और कार्टर को दिखाया जा रहा था जो कि एक स्टोर में आकर सारे लड़ने के सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं, यानी कि उन तीनों के अंदर से ज़ॉम्बीज का डर खत्म हो चुका है। नाइट क्लब में मौजूद सारे ज़ॉम्बीज लोगों को काटकर इन्फेक्टेड कर रहे थे। कैंडल तो अपनी जान बचाकर एक सीढ़ी पर चढ़ गई थी। ज़ॉम्बीज उसे पकड़ने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी कैंडल ने देखा कि सामने बेन, उसका भाई कार्टर और ऑगी मौजूद हैं, जिनके पास हथियार मौजूद थे जो सामने आने वाले ज़ॉम्बीज को मारते जाते हैं। देखते ही देखते उन तीनों ने बड़ी बहादुरी से कई सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया था। अब यहाँ बेन के सामने कैंडल का वही बॉयफ्रेंड था जो कि ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका होता है। बेन को बहुत पहले से ही कैंडल की बॉयफ्रेंड से बदला लेना था, इसीलिए बेन बड़े स्टाइल में जाकर उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। बेन और उसकी टीम ने बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। कार्टर सबसे पहले अपनी बहन को यहाँ से बाहर निकालता है और अब वो तीनों भागते भागते एक बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ से निकलने का उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तब जाकर ऑगी अपने बैग से एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब निकालता है। ऑगी ने बताया था कि मैंने इसी मोमेंट के लिए इस बॉम्ब को छुपा कर रखा था। लिया भी अब उन तीनों की मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाती है। ऑगी ने तो बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया था और लिया द्वारा बताए गए सीक्रेट जगह से बाहर निकलने लगे थे। बाहर निकलते ही वो पूरा नाइट क्लब जिसके अंदर ज़ॉम्बीज मौजूद थे वो ब्लास्ट हो गया था। सारे के सारे ज़ॉम्बीज खत्म हो जाते हैं। हालांकि रॉजर का ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा था, लेकिन ग्रेनेड फेंकने की वजह से वो भी ब्लास्ट होकर मारा जाता है। अब अगले दिन मिलिट्री सोल्जर्स ने सभी को बचा लिया था। जो लोग इन्फेक्टेड नहीं थे उन्हें एक सेफ जोन में भेज दिया जाता है। बेन लिया का शुक्रिया अदा कर रहा था उनकी मदद करने के लिए। बेन लिया को इनवाइट करता है उनके साथ हैंग आउट करने के लिए, लेकिन लिया ने बेन को कहा कि जो मैंने चीज तुम्हें सिखाई है वो जाकर तुम कैंडल पर आजमाओ। बेन लिया का ये इशारा समझ गया था, इसीलिए अब बेन जरा भी टाइम गवाए कैंडल के पास जाता है और उसे किस करने लग जाता है। कैंडल भी बेन को शुरुआत से बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन वो दोनों एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सबसे पहले सामने वाला उन्हें प्रपोज करेगा, पर एंड में बेन और कैंडल साथ मिल गए और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।